on that. Yes, we did. So we have we- trade relations with right, and at the moment with us, we have Mr. Manish Singh of the Samajwadi Party. Manish Singh ji, नमस्कार. सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? नमस्कार. कैसे हैं? जी आपका आशीर्वाद सर। अभी कहाँ हैं सर आप? किस जगह पर हैं आप? सर लखनऊ में। हाँ, आप तो बस भ्रमण करते रहते हैं सर. मुझे लग रहा है आप पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण कर रहे हैं आजकल तो आप. एक जगह पे. सर क्या हाल है अभी उत्तर प्रदेश में, जरा बताइए क्या? सर आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ है जी. और तकरीबन 16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसको मतलब सर आप लोगों से कोई बात कहता हूँ तो बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कहता हूँ। वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं के माथे पर पसीना ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी युक्ति लगानी थी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। और सर जब हम लोगों ने पहली बार आपसे मेरा परिचर्चा में मैं आपके साथ शामिल हुआ था तो एक बात हमने कही थी कि पन्ना प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके सापेक्ष में समाजवादी पार्टी ने हर बूथों पर 20-20 यूथ को खड़ा किया है जी. आप देखिए जो हमारा ग्रामीण अंचल है वो शहरी अंचल से ज्यादा मतदान किया है। आप सर इसको जब हम लोग 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसको देखिएगा, शहरी मतदाताओं की तुलना में गांव के जो मतदाता हैं, जिससे हमारी एक सिद्धांत में ये चीजें रहती हैं कि गांव गरीब खेत खलियान किसान मजदूर की जो हम बात करते हैं ना, उन लोगों को इसका महत्व पता है कि जो हमारा देश है कितनी त्याग तपस्या के बाद हम आज़ादी का जो आज़ादी की जो रोशनी थी वो हमको मिली थी और आज़ादी के रोशनी को हम देख पाए थे। तो हमको पता है कि इस संविधान को बचाने का मतलब क्या है, उसके लिए हमको किस किस तरह के त्याग करने पड़ेंगे, हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए किस किस तरह के त्याग करने पड़ रहे हैं। इन चीज़ों को गांव के लोगों ने बहुत बारीकी से महसूस किया है। और देखिएगा ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं ना वो शहरी क्षेत्रों के लोगों से ज़्यादा लोकतंत्र के रक्षा के लिए भागीदार बनकर के सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो आपके कहने के मुताबिक मनीष सिंह जी, जो अभी आपने कहा, अगर आपके और इस वक्त लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मनीष सिंह जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र स्त्रीधन ये सब काम में नहीं आया उत्तर प्रदेश में? नहीं सर देखिए ये काम आने वाला भी नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये जो बयान है इन 10 वर्षों में सुनते सुनते अब भारत की जनता ऊब चुकी है। मतलब अब एक बौखलाहट सी भारत की जनता के अंदर आ गया इन नेताओं के बयानबाजियों को। अब भारत की जनता अब अपने रोजी रोजगार की बात कर रही है, अपने जीवन यापन की बात कर रही है, आपसी सामाजिक समरसता की बात कर रही है। भारत का जो युवा है वो अपनी नौकरी की बात कर रहा है। जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नौजवानों के अंदर अपने जीवन को लेकर के जो चिंता बढ़ी है उसको लेकर के वोटिंग हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल है, जो गुस्सा, हम शुरू में हम लोगों ने बात किया था तो कहा था कि हमने कहा था आपसे कि सर इस बार तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, साइलेंट वोटिंग हो रही है। जो लोग निकल करके जा रहे हैं वो गुस्से में वोट दे रहे हैं और वो गुस्सा सत्ता की सामंती चरित्र के खिलाफ हो रहा है। मनीष सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हर बूथ से उनको ऐसे रिपोर्ट मिल रहा है कि हर समाज के लोग इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। अखिलेश जी का कहना है। अखिलेश यादव जी आगे जाकर कह रहा है कि बीजेपी का जो बयानबाजी है, हिंदू मुस्लिम हो, अलग अलग बयानबाजी हो, तो वो समाज में एक प्रकार का वातावरण खराब करने वाली है। और लोग बीजेपी के जो वोटर्स है वो खुद थोड़ा माइंड चेंज हो गया कि हमको समाज में रहना है, मगर जिस प्रकार से आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हो समाज में एक डिवाइड करने वाले। तो अखिलेश जी का कहना, यहाँ योगी आदित्यनाथ जहां 100% का बात कर रहा है, अखिलेश जी का कुछ और ही कहना है। अखिलेश यादव जी का बोले सब समाज के लोग इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। नहीं सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो पहले दिन से हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है। हम सामाजिक समरसता की बात शुरू से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने
जब हम लोग नेहरू जी के खिलाफ थे, हमारी विचारधारा नेहरू जी के खिलाफ थी, तब भी लोहिया जी ने हमेशा से गरीबी बनाम अमीरी की बात करते थे, वो गैर बराबरी की बात करते थे। हम लोगों ने समाज में जो निचला तबका है उनकी हम लोगों ने बात हमेशा से किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे हो, चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, चाहे किसी भी पंथ के रहे हो। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास से एक एएनआई को बाइट दिया। उस बाइट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप इस चीज को महसूस करेंगे कि एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि हम 400 पार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान अब बदल गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 400 पार की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि उसको पता हो गया, उसको महसूस हो गया है कि भारत की जनता 400 पार तो छोड़ो, अब इस पर स्थिति में भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ला दिया है कि अब ये तो इनके सत्ता बचाने के लाले पड़ गए हैं कि सत्ता अपनी कैसे बचा पाएंगे। और सत्ता अगर नहीं बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी की वह कलई खुलेगी, वह चरित्र सामने आएगा कि हिंदुस्तान की जनता इनसे घृणा करने लगेगी, इन पर थू थू करने लगेगी। मणि सिंह जी, बात यह है कि अमित शाह जी का कहना है कि इंडिया अलायंस इफ दे कम टू पावर, अमित शाह जी का कहना है कि आप वापस आर्टिकल 370 अब्रोगेशन रद्द करके आर्टिकल 370 को इंपोज करेंगे, आप सीएए को इंपोज करेंगे, आप एनआरसी को इंपोज करेंगे, आप अलग अलग जो डी न्यूक्लियराइजेशन है, आज एक देश एक सशक्तिकरण जो मिलिट्री में है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आप डी आर्मामेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो मोदी साहब ने इस देश को सशक्त करने के लिए किया, आप आने के बाद ये सब आप निकालने वाले, ट्रिपल तलाक आप वापस लेके आने वाले, अमित शाह जी का कहना है। तो ये कैसे कैसे लोगों में एक भ्रम सा, जब होम मिनिस्टर ऐसा कहता है कि इंडिया अलायंस सत्ते में आएंगे तो ये सब जाएगा, तो लोग आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक ये सब अचीवमेंट है। मणि सिंह जी, सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अमित शाह जी जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कह रहे हैं और हिंदू मुसलमान को संकेत के तौर पर, हिंदू वर्ग को संकेत के तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उसका इनॉग्रेशन किया, विजन डॉक्यूमेंट्स को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे हिंदुस्तान के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि किसानों की जो खाद की बोरियों के जो वजन है, जो 50 किलो के पहले होते थे, अब वो 40 किलो के हो गए। उन खाद की बोरियों के जो मूल वजन थे 50 किलो, उनको हम 50 किलो तक पहुंचाएंगे। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की बात करते करते उन्होंने जो हमारे 750 से ऊपर किसान हमारे किसान आंदोलन में अब नहीं रहे हमारे बीच में, उन्होंने बहुत बड़ी सामंती सत्ता से संघर्ष किया और अपने प्राणों को गंवाया उन लोगों ने। हम उनके लिए एक स्मारक बनाएंगे, उनको एक शहीदी का दर्जा देंगे, हम उनके लिए स्मारक का निर्माण करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर के जब हम बात करते हैं जनता के बीच में, तो जनता हमारी बातों को सुन रही है और जनता सुन करके समझती है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव, इसलिए कि अखिलेश यादव जी को काम करते हुए लोगों ने देखा है, इसलिए कि हमारे नेता उतना ही बात करते हैं जितना उनके अंदर शक्ति है उन काम बातों को पूरा करने की। हमारे नेता कभी बड़ बोलेपन की बात नहीं करते, कभी वो ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जो राजनीति में लफाज जो पॉलिटिशियन होते हैं वो वैसी बात हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं करता। हम उतनी ही बात जनता से कहते हैं जितनी बात हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जी मणि सिंह जी, जब मुझे याद है अखिलेश यादव जी जब आए थे, जब मुख्यमंत्री बने, आपको अपार बहुमत मिला, जबरदस्त बहुमत मिला था आपको। जी 225 सीटें मिली जी। और उसमें एक फैक्टर ये भी था कि युवकों के लिए, युवा वोटर्स के लिए आपने नई नई स्कीम्स अनाउंस करी थी। आपने लैपटॉप देने की बात की, जो लैपटॉप दिया भी गया, ना जाने और कितनी और स्कीम्स आपने अनाउंस करी थी, जिसकी वजह से लोगों ने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद मोदी लहर में ये सब लोग बह गए इफेक्टिवली, मतलब अगर देखा जाए तो मेरा ये कहना है कि इस बार क्या मोदी लहर आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में, या जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो हुई राम मंदिर में, उसके बाद क्या ऐसी कोई भूमिका बन रही है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की लहर है उत्तर प्रदेश में? ऐसा कुछ है सर? मनीष सिंह सर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की
जो तौर तरीके हैं, उसने तो वहां तक पहुंचा दिया कि इतना नीरस चुनाव तो भारत में कभी नहीं हुआ था। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, तब भी 44.87% वोटिंग हुई थी, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन नहीं था, हमारे पास निर्वाचन के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई कागजात नहीं थे। उस समय पर बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर के, अब तो निर्वाचन आयोग भी बड़ा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर लेकर के आता है, महंगे महंगे पैसे खर्च करके तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, लोगों में अपील की जाती है, नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं। इन सभी अपीलों पर भी जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए कि जनता निराश है। भारत की चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट है। भारत का चुनाव आयोग इस समय सबसे बड़ा अविश्वसनीय संस्था बनकर के सामने आया है। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, उस राजनीतिक चरित्र और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की बदजुबानी है, उसके खिलाफ भारत की जनता ने खामोशी का चादर ओढ़ लिया है। और खामोश होकर के जो लोग मतदान करने जा रहे हैं, वो इनकी सत्ता के खिलाफ, इनके अहंकार के खिलाफ, इनके घमंड के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और देखिएगा सर, मैंने पहले दिन से आपसे कहा है सर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सत्ता से बाहर चली जाएगी। मनीष सिंह जी, आपने कहा चुपचाप जो साइलेंट वोटर हैं वो तो वोट कर ही रहे हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं वो तो बहुत वोकल हैं सर, वो तो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। जैसे ठाकुर राजपूत समाज है, वो तो महापंचायत कर रहा है और बोल रहा है कि हम एक ही फूल कमल का फूल, हम तो वोट नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग बोल नहीं रहे। सर जी सर, जिस समाज ने 14 में सारी चीजें एक श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। जैसे लैपटॉप का जब आप जिक्र कर रहे थे, तो उसमें एक हमारी योजना थी कन्या विद्याधन। श्री अखिलेश यादव जी ने कभी ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण की लड़की है, कि ठाकुर की लड़की है, कि यादव की लड़की है, कि कायस्थ की लड़की है, कि दलित की लड़की है, कि अति पिछड़े वर्ग की है। सभी बच्चियों को, ठाकुर समाज एक सशक्त समाज का एक नेतृत्व करने वाला एक कम्युनिटी है, फाइटर कम्युनिटी है। उसने देखा कि 10 वर्षों में हमारे युवाओं की स्थिति, केवल इन लोगों ने जयकारा बुलवाया है, हमसे नारा लगवाया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब तो सर हमने तो 2 वेव अपनी आंखों के सामने देखे हैं। एक अन्ना हजारे का आंदोलन देखा है और एक 14 का लोकसभा का चुनाव देखा है। जब लड़के अपने गाड़ियों पर, हमारे कम उम्र के जो युवा थे, वो गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर बैठते थे और भारतीय जनता पार्टी के जो उनका फ्लैग था उसको अपने कंधे पर लपेट करके और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाते थे। ये नारे कहाँ चले गए? इसलिए ये नारे हवा में गुम हो गए, उस तरह से हवा में उड़ गए जिस तरह से इनके इस 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो कल्पना थी भारतीय जनता पार्टी की। कहीं पर भी कोई शहर आपको दिखता है जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा सके सर? आज के समय में कोई ऐसा हिंदुस्तान का शहर नहीं है जिसके पास एक बहुत बड़ी आबादी जो मलिन बस्ती में तब्दील ना हो चुकी हो। तो सर, जब हम जो बात कहें हम हिंदुस्तान की, जैसे सर आपको याद होगा, चूंकि आप तो बहुत प्रबुद्ध है और एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, आपने सर देखा होगा, आपने देखा होगा, इन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि हर एक सांसद जो है गांव को गोद लेगा जी। वो गांव कहाँ चले गए? वो गांव को कोई पूछने वाला है सर? को उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो 10 साल हो गए सर वो गांव, अरे प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद में लिया था, वो पता नहीं वो गांव गोद में जो लिया था वो गांव बड़ा हुआ या नहीं हुआ, या उसी शिशु अवस्था में है जी। तो सर कुछ लोग गए थे वहां पे, उस गांव में गए थे, वही बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव है वो, वहां उस गांव में गए थे लोग, तो उनका कहा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई आया नहीं। तो मतलब ये तो बड़ा अजीब है। लेकिन आपसे एक और सवाल मैं पूछने जा रहा हूं प्रदीप जी, एक सेकंड, सॉरी, छोटा सा सवाल है। जो आपने बात करी हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब वो तो ठीक है, चलिए ठीक है, मोदी जी के प्रति बहुत लोग लॉयल हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी फैन नहीं, उस टाइम पे वो लॉयल्टी टूट चुकी है सर। मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऊपर से लोगों को पैराशूट किया गया है, पैराशूट से लाया गया है कि भाई यहाँ पर ये लड़ेगा। जैसे हमारे कांग्रेस के लॉयलिस्ट, सबसे लॉयल कांग्रेस के, सोनिया जी, इधर सोनिया जी, उधर सोनिया जी, आज सोनिया जी, कल सोनिया जी, किताब लिखते थे, किताब लिखी जी सोनिया जी के ऊपर, आज सोनिया जी ने क्या 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 कहा, क्या नहीं किया। उनकी पत्नी जो है वो सोनिया जी को जाकर के दूधी और पता नहीं क्या क्या खाना बनाना सिखाया करती थी। मैं कृपा शंकर सिंह जी की बात कर रहा हूँ, रोज एक पन्ना, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सोनिया जी के बारे में। वो जौनपुर से लड़ रहे हैं। अब वहाँ जौनपुर के जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि यार हम क्या सिर्फ कनात लगाने और दरी बिछाने के, मतलब यही काम है हमारा। तो ये
आपको कोई खबर आ रही है ऐसी, क्या पता जो हम लोगों को खबर आ रही है, क्योंकि सर हमें जो कोई खबर देगा वो तो बायस देगा ना, कि भाई जान करके इनको बोल दो कि बोलेंगे टीवी पे। जी आप बताएं सर, उनकी वोटिंग तो 7वें चरण में है। अभी आज जो मेरठ में अरुण गोविल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जी, जो जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाया, सिल्वर स्क्रीन नहीं सर, छोटे छोटे पर्दे पे टेलीविजन पे। जी हाँ, और वो भी राजीव गांधी के वक्त, ये याद रख लीजिए, राजीव गांधी के वक्त। जी हाँ जी जी। तो कहने का सर मतलब यह है कि जिस तरह का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है मेरठ में, जो भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो अंतरकला, जो एक उनका गरिमा था, जो एक रिस्पेक्ट था उनका, एक उस किरदार को निभाने के बाद एक भारतीय जनमानस में जो एक किरदार था, वो मेरठ जैसे उनके अपने शहर में, जिसको उन्होंने बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मेरा अपना शहर है, मेरा अपना जिला है, कभी मेरठ वो जिंदगी में आए नहीं थे। टिकट पाए, चुनाव लड़ने आए, मेरठ में चिल्ला चिल्ला के गलियों में बोले कि मैं आपका अरुण गोविल हूं, मैं यहाँ का पैदाइश है हमारी। किसी ने सुना नहीं। और जो बुरी हार होने जा रही है, वो कल्पना नहीं कर सकते होंगे अरुण गोविल कि मोदी जी और अमित शाह ने कहां ले करके फंसा दिया। मेरा जो एक इमेज था, एक जो मेरी एक सम्मानित, एक प्रभु श्री राम की नजर में लोग मुझको देखते थे, वो इमेज भी उन्होंने धूमिल कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ तो कहने का बताएं, एक चीज बताएं, सॉरी प्रदीप जी, दिस इज असाइड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्स। सर ये बताएं, क्योंकि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत बड़े चैनल पर, एक बहुत बड़े पत्रकार जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे हेमा मालिनी जी का, और वो बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई देखिए मथुरा में कायाकल्प हो गई, देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, आपने काम तो बहुत ज्यादा किया है, पानी हम लेके आए जी। हेमा मालिनी जी कम बोल रही थी, वो ज्यादा बोल रहे थे कि हेमा मालिनी जी ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो असल में काम हुआ है क्या? मथुरा गए हैं क्या आप? क्योंकि मैं तो रिसेंटली गया नहीं हूँ, प्रदीप जी और मैं तो रिसेंटली नहीं गए हैं, तो असल में बहुत ज्यादा काम हुआ है वहां पे। सर एक हमारे यहाँ जल नल योजना आई है, हिंदुस्तान के हर गांव में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। स्थिति है उत्तर प्रदेश में 58,184 ग्राम सभाएं हैं। किसी गांव में चले जाइए, अगर पानी नल से गिर रहा होता बाल्टी में या टब में पानी गिरता हुआ दिखा होता, तो मोदी जी ने उसका उद्घाटन जरूर किया होता। किसी गांव में जाकर के टोटी जरूर हिला करके उन्होंने पानी गिराया होता, लेकिन मोदी जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया। कहीं आपने देखा नहीं होगा सर। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई इस जल नल योजना की, जो सबसे बड़ी दुर्गति हुई, वो ये हुई कि गांव के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, पूरे गांव के जो ग्रामीण सड़कें उनको खोद करके नीचे पाइप डाल करके पूरी खंडहर सड़कों को बना दिया है। आज के समय में स्थिति है कि जब दुल्हा बारात लेकर के गांव में जाता है तो उसका एक टायर उस गड्ढे में फंस जाता है और दूसरा टायर दूसरे तरफ के गड्ढे में फंस जाता है, और दूल्हे की गाड़ियां वो गांव में फंसी रहती हैं और दूल्हा पैदल उतर करके दरवाजे तक जाता है। और साथ में जानवरों का आतंक अलग है। मनीष सिंह जी, बीजेपी का कहना है कि हमने जब भी कोई फैसिलिटी दिया, आवास योजना, 4 करोड़ घर बनाए, हमने कभी हिंदू मुस्लिम या कास्ट बेसिस में उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। हमने जब हर घर नल से जल जो आप कह रहे हैं दिए, तो हमने कभी नहीं सोचा ये हिंदू है मुसलमान सबको मिला। हमने जब हर घर शौचालय बना दिया तो कोई ऐसे नहीं देखा कि ये हिंदू मुसलमान। जो पीएम किसान है, हमने कभी भेदभाव नहीं किए कोई रिलीजन। तो ये कौन, ये क्यों? तो ये आप क्यों एक भ्रम फैलाना कि मोदी जी सिर्फ एक समुदाय के लिए, एक डेवलपमेंट पूरे देश का हुआ है। मोदी जी का कहना है जो 17, 18, 20, 25 योजनाएं गिनाते हैं वो सबका हुआ नहीं, कोई भेदभाव कभी हुआ नहीं है और डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी का कहना। तो हाउ आर यू सेइंग दैट? आप कैसे बोलते हो कि भेदभाव है जाति में, जाति में और रिलीजन धर्म में एक दीवार खड़ा करने वाली बात? सर हमने तो भेदभाव की बात ही नहीं किया। मोदी जी की ही दोनों बातों को आप उठा लीजिए। मोदी जी चुनाव के टाइम पर क्या बोलते हैं मुस्लिम के बारे में, और चुनाव खत्म हो जाता है तब क्या बोलते हैं मुस्लिम के बारे में। उन्हीं के बयान को सुनिए ना सर, हमारे बात को बिल्कुल कोट मत करिए। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास हम हासिल करते हैं, और अभी इस चुनाव में क्या कह रहे हैं कि सारी संपत्ति बहुसंख्यकों की मुसलमानों को देने की तैयारी है। ये हिंदू मुसलमान हमने किया है, हमने मुसलमानों को अपशब्द कहा है। सबसे बड़ी बात, हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन हम भारत में अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। हम समाज में समरसता की बात करते हैं, समाज में एकता की बात करते हैं, समाज में अखंडता की बात करते हैं, और हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो सभी वर्गों के साथ रहना पसंद करता है,
सभी पंथों के साथ रहना पसंद करता है और सभी भाषा के बोलने वाले लोगों को स्वीकार करता है और सबके साथ बट बहुत बीजेपी सहज ने भाव से अपने जीवन मनमोहन यापन सिंह को जी करता के वो वीडियो वायरल कर दिया है उनके पूरे सोशल मीडिया में कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज फॉर मुस्लिम। तो बार बार, और आज उन्होंने और एक वीडियो पब्लिश किया है जब मनमोहन सिंह ने उस चीज को जस्टिफाई कर, हाँ मैंने बोला था। तो किसने किया था? इंडिया अलायंस, बीजेपी का कहना कांग्रेस ने किया था, जो आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर है। ठीक 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 बात है सर। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मुस्लिम वर्ग को विभाजित करते हुए मोदी जी ने एक बार बात कही थी, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम वर्ग में पसमानदा समाज है, सर मैं इस बात को कोट करिएगा आप, पसमानदा समाज है, वो मुस्लिम वर्ग में जो अगड़ी जातियां हैं उस पसमानदा समाज को उन्होंने सामाजिक तौर पर बहिष्कृत करते हुए उनको जो लाभ के हक है उनको नहीं लेने दिया है, उनको बाइफरकेट करके रखा है, उनको कोई हक नहीं मिला, काफी दबे कुचले कमजोर लोग हैं। ये बात किसने कही थी? मुस्लिम वर्ग में पसमानदा समाज की बात किसने किया? हम तो मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, जो जिस भी कम्युनिटी में जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं हम तो सबकी बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग को बाइफरकेट करते हुए किसने बोला था कि पसमानदा समाज जो है सबसे दयनीय स्थिति में है? ये तो मोदी जी ने बोला था ना। तो अगर वही बात मनमोहन सिंह जी ने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? बट मनीष सिंह जी, आप जितने इंडिया अलायंस के घटक दल और सबके आप मैनिफेस्टो देखोगे, मैनिफेस्टो जो देखोगे तो मैनिफेस्टो में बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम लीग का छाप है, अपीसमेंट का छाप है, तुष्टीकरण का छाप है। हर चीज में आपने मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण, अपीसमेंट, इस चीज को आपने ज्यादा ध्यान दिया है जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है। सर मेरा ये मैनिफेस्टो है, मेरी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट्स है सर, आपके सामने है सर। भारत के सभी वर्गों के, सभी पंथों के, सभी भाषाओं के, सभी क्षेत्रों के हितों की बात की गई है सर। और सर ये जनता के द्वारा दिया गया जो सुझाव है उस पर आधारित ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स है सर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर जी। एक भी लाइन अगर समाज के बंटवारे की, समाज को विभेद के रास्ते पर ले जाने की अगर होगी सर तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स है सर आपके सामने जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत के युवाओं से वायदा किया था, पहले अपने वायदे पर वो अमल करे और उन वायदों को पूरा करे। उन्हीं मुद्दों पर भारत। मनीष सिंह जी, लेकिन ये बताएं, ये जो स्पीच है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जहां तक मेरा ख्याल है 2009 की है, 2008 या 2009 की है, जहां तक मुझे याद है जी। तो इस बात को तो हो गए कितने साल हो गए, तो मतलब कोई 15 साल हो गए। तो 15 साल पुरानी स्पीच अभी मतलब लाने का क्या मतलब हुआ? पिछले 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है ना जी। डूबते को सर तिनका सहारा। जब राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन हुआ था और राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उस रिपोर्ट में कोट किया गया था इस तकरीबन मेरे जहां तक मेरी जानकारी है 403 पेज की वो रिपोर्ट थी सर। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि भारत में जो मुस्लिमों की स्थिति है उसमें बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो भारत के दलितों से भी बदतर अपने जीवन यापन करने को मजबूर है जी, कहा गया था। तो सर उस रिपोर्ट के आधार पर जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी, मनमोहन सिंह जी पर कोई बात अगर टिप्पणी के तौर पर मोदी जी बोलते हैं तो ये एक होता है ना कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर की बात है। मनमोहन सिंह जी ने भारत के लिए बहुत किया है और उनके ऊपर किसी भी नेता को बोलने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया है। वो बात ठीक है कि भारत में राजनीति का क्षरण और हरण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है बहुत अशोभनीय है, लेकिन फिर भी मैं ये सर कहना चाहता हूं कि इस बार जनता मुद्दों पर लड़ रही है और जनता इंडिया गठबंधन के पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा होकर के खुद जनता लड़ रही है सर। और मैं ये बात कहूंगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं तो सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं हराएगा, भारत की जनता हमारे साथ मिल करके, भारत की जनता इंडिया गठबंधन की अगुवाई करके जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी अब हिंदू मुसलमान और करेंगे, मोदी जी अब ना जाने हिंदू और मुसलमानों के बीच में और नए नए मुद्दे लेकर के आएंगे और हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में मंच से वो शायद रोएंगे भी, आंसू भी बहाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो पाकिस्तान भी जाएंगे और चाइना की भी बात करेंगे। आपको लगता है ऐसा करेंगे क्या? सर
मोदी जी चूंकि बहुत वरिष्ठ है और हम जैसे अभी युवा नेताओं को अभी बोलने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी आज बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मोदी जी, और एक बात उन्होंने कही सर, आपको भी सर ध्यान होगा, आज उन्होंने एक चुनावी सभा, शाम का समय था और वो सब मालदा या किसी क्षेत्र में थे वो, तो उन्होंने कहा कि जो बंगाल के लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है, रात में मुझे महसूस होता है कि या तो मैं पूर्व जन्म में बंगाल में किसी माँ की गोद में पैदा हुआ था, या अगले जन्म में किसी बंगाल की माँ की गोद में पैदा होने वाला हूं। अब आप सोचिए कि एक नेता का जो कलाकार वाला कैरेक्टर है वो निकल करके धीरे धीरे, मतलब किस तरह से जिस क्षेत्र में जहां पर भी जाते हैं तो किस तरह से वो अपने आप को वहां के लोगों से बांधने की कोशिश, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर, ये सतही राजनीति जो मोदी जी चुनाव के समय में दिखाने की कोशिश करते हैं वो जनता अब समझ चुकी है। मनीष सिंह जी, मगर राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद, यहां पर ये जनरल इलेक्शंस है, यहां पर लोग चिंता करते हैं कि ये देश किसके हाथ में सेफ है, ये देश का रक्षा कौन कर सकता है। यहां पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, अलग अलग मैनिफेस्टोज में, फिर वही पर आ रहा हूं, अलग अलग मैनिफेस्टोज। लेफ्ट का मैनिफेस्टो है कि हम लोग आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट करेंगे, नो न्यूक्लियर वेपन, नहीं होगा तो सशक्तिकरण वाली बात हो गई। तो रिस्पॉन्स टू टेरर, यहां आप स्कोर नहीं करते। जैसे जयशंकर जी ने कहा कि मोदी साहब आने के बाद बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश को दिखा दिया कि आतंकवाद पे कोई टॉलरेंस नहीं है, उनके कोई कायदे नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो उनका रिस्पॉन्स रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं होगा, जयशंकर जी ने कहा। और मोदी जी ने ये प्रिंसिपल लेके आए, सिद्धांत लेके आए, घुस के मारेंगे हम। तो ये कैसे आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद पर आप खरे उतरेंगे, वो मैनिफेस्टो में दिख नहीं रहा है। मनीष सिंह जी। सर जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान से अब तक हमारे 3 युद्ध सार्वजनिक तौर पे हुए हैं, तीनों युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और 2 पहले की सरकारों में हुआ है, 1965 और एक। तो कहने का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान को हराया है। और चार युद्ध, चार युद्ध, और चारों में हमने हराया। 1948, 1965, 1971, 1999। जी 4 युद्धों में हमने पाकिस्तान को हराया है। अभी चीन ने जो जमीनें हमारी हड़पी हैं जी, हमारे चीन ने जो जमीनें हड़पी हैं, भारत के पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक सबने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि हमारी जमीनें, हमारे सरहदों को चीन छोटा कर रहा है और हमारी जमीनें हड़प रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। एएनआई का अभी बाइट दिया था कुछ दिन पहले उन्होंने, तकरीबन 6 या 7 दिन पहले एएनआई को उन्होंने बाइट दिया था। उस एएनआई के बाइट में जो संवाददाता थी उन्होंने एक बार चीन का जिक्र किया, लेकिन उस सवाल से जैसे ही उन्होंने चीन का सवाल छेड़ा, वो मोदी जी उस सवाल से ही भाग गए और चीन का एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी से देश के सदन में ये पूछा जाता है कि चीन हमारी जमीनें हड़प रहा है, हमारी सरहदों को छोटी कर रहा है, तो क्यों नहीं चीन के सवाल पर भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का कोई भी नेतृत्व करेगा सेना का, वो भारत माँ का वीर सपूत होगा और भारत की सरहद को कभी कमजोर नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी तिलांजलि देनी पड़ेगी। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो दे देगा, लेकिन भारत की सीमा को कभी कमजोर नहीं होने देगा। ये बात मोदी जी को समझना चाहिए। ये बता दें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बात ज्यादा आ रही, पंजाब से भी आ रही और यूपी से भी आ रही, और मैंने पहले भी पूछा था किसी से। अब वो असल में लोग मजाक में कह रहे हैं कि असल में बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। मनीष सिंह जी वो कहते हैं वो अग्निवीर स्कीम जो है उसके चक्कर में क्या हो रहा है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। उनका ये 4 साल के बाद क्या करेगा, ये कि वॉचमैन बनेगा, ये सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, ये फौज में इसकी परमानेंट नौकरी कहाँ है? सर बताएं, ऐसा कुछ है क्या? सर ये बात सही है कि गांव में, कस्बाई इलाकों में इस बात को लेकर के चर्चा है कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और अग्निवीर जो युवा हैं उनको कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो सर हमारा संकेत, सर आप समझिएगा, जो लड़का टीन एज में वेपन्स चलाना जान जाएगा, एक फाइटर बन जाएगा जी, वो जब समाज के अन्य हिस्सों में रहने लगेगा और उसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा सर, इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा है। वह लड़का जब अत्याधुनिक हथियार चलाना सीख लेगा,
उसके बाद से अगर उसके सामने जीविका का संकट आएगा, उसका जीवन सुरक्षित नहीं दिखाई देगा, तो सर आप कल्पना करिए कि वो लड़का किस रास्ते पर जाएगा। तो इस इसलिए पर आप सरकार ने लोग ध्यान दिया। अग्निवीर स्कीम को खत्म करके पूरी पुरानी तरह से सर पुरानी पहली कैबिनेट रिक्रूटमेंट स्कीम लाएंगे। हाँ, पूरी पहली कैबिनेट की बैठक में ही पूरी तरह से अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाए। और इस और अग्निवीर दूसरा स्कीम पुलिस की वजह पुलिस से पुलिस रिक्रूटमेंट का भी ये हालत है। अखिलेश यादव जी ने आज बोल रहा था कि 3 साल का कुछ टाइम फ्रेम है, 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, क्या ये भी सच्चाई है कि पुलिस का रिक्रूटमेंट 3 साल के लिए हो रहा है? देखिए सर, हम लोगों ने जो कोरोना का टाइम था सर, कोरोना के टाइम में सारी चीजें जो आयु सीमा थी, आयु सीमा को भी हम लोग 3 बरस के लिए बढ़ाएंगे, इसलिए कि उस टाइम पर जो कोरोना का जो टाइम था, वो युवाओं को घर में बैठने के साथ उन युवाओं को कोई भी किसी भी परीक्षा में या किसी भी अन्य नौकरी के क्षेत्रों में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो उनको हम एक्स्ट्रा 3 बरस की अवधि उनको हम देंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सर, जो हम लोग, चूंकि मैं बार बार सर आप लोगों से कहता हूं कि पूर्वी हिस्से को जब हम देखते हैं, तो चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मजदूर देता है और दूसरा किसान देता है। हमारे पास देने के लिए 2 ही चीजें हैं, एक एग्रीकल्चर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास मजदूर वर्ग है। तो मजदूर वर्ग को जो हम देखते हैं और किसान वर्ग को देखते हैं, तो इन दोनों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, आज मजदूरों के पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए काम नहीं है और किसानों के पास अपने जीवन यापन करने के लिए कोई सुव्यवस्थित हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और सर हमारी मैनिफेस्टो जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, विजन डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम कृषि पर आधारित कोई भी मशीनरी होगी या कृषि पर आधारित कोई भी व्यवस्था हमारी होगी, चाहे खाद होगी, चाहे बीज होगी, चाहे कुछ कृषि संयंत्र होंगे, किसी पर भी हम टैक्स नहीं लगने देंगे। और सारी की सारी जो कृषि संयंत्र हैं उस पर टैक्स के साथ साथ हम उनको बहुत रिबेट दे करके और उनको हम मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे, खाद बीज पानी की व्यवस्था करेंगे। कि उन्होंने तो किसानों के लिए न जाने क्या कुछ दिया है, वो 6,000 रुपये साल का दे रहे हैं और उसके अलावा न जाने और क्या क्या दे रहे हैं, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं किसानों को। और कृषि के लिए जितना बीजेपी ने किया है आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है सर, और किसान बड़े खुश हैं बीजेपी से, ऐसा बोला है। सर हिंदुस्तान में किसान आंदोलन कभी इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना बड़ा बीजेपी के सरकार के खिलाफ हुआ है। और इनको 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े हैं इसी सरकार में। उनका वो सिर्फ 3 स्टेट की वजह से है, सिर्फ 3 स्टेट्स की वजह से है। एक पंजाब हो गया, थोड़ा सा हरियाणा हो गया और बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, बस। हाँ मतलब आप लोगों ने करवाया है ये जो किसान आंदोलन। और सबसे बड़ी बात सर देखिए ना, जैसे पार्ले जी के बिस्किट का जो पैकेट है ना, उसका दाम आज भी वही है, लेकिन कभी 2 बिस्किट कम किया, कभी 3 बिस्किट कम किया, करते करते इतनी छोटी पैकेट कर दिया। उसी तरह से जो हमारी खाद की बोरी थी ना सर, दाम भी बढ़ा दिया और खाद की बोरी जो 50 किलो की आती थी अब 40 किलो कर दिया। सर पार्ले की तो बिस्किट फैक्ट्री बंद हो गई, अब तो भारी बनाते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में कुछ नहीं बनता। अब बिस्किट भी ब्लैक आने लगी उसकी। ओवैसी जी थे आज बनारस में, ओवैसी जी, उन्होंने अखिलेश यादव जी पर आलोचना किया, मुख्तार अंसारी वाले बात छेड़े ओवैसी जी। और ओवैसी जी वही व्यक्ति है कि बार बार पूरे हर चीज को याद दिलाते हैं कि यादव समाज सिर्फ 9% है ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन और मुसलमान समाज 20% पॉपुलेशन है। तो क्या ओवैसी फैक्टर रहेगा यूपी में? सर ओवैसी जी वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हैं, लेकिन ओवैसी जी हमेशा अपनी बयानों से, अपने राजनीतिक कारगुजारियों से भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाते हैं। और जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है, ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, वहां पर उनके एजेंडे पर वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट कर दिया जाता है। और ओवैसी जी उसी तरह का प्रवचन करते हैं जो हमारे तरफ जो योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। तो दोनों का पॉलिटिकल कैरेक्टर एक जैसा है, दोनों ये पोलराइजेशन करने के लिए जाने जाते हैं, कभी इधर से ये बोलते हैं, कभी उधर से वो बोलते हैं। दोनों का पॉलिटिकल कैरेक्टर एक है, दोनों सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द के दोनों ऐसे नेता हैं जो कभी चाहते नहीं सामाजिक सौहार्द। इस बार क्या ओवैसी जी का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार तो पड़ा था। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ओवैसी जी इस बार के चुनाव में
कहीं पर भी किसी मुख्य भूमिका में नहीं है। ओवैसी जी को पूरी तरह से भारतीय राजनीति में, मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं, भारतीय राजनीति में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब वो एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित है, वहां पर वो जीतते हैं कि हारते हैं वो उनका विषय है, उनके काम को लोग देख करके वहां के लोग वोट देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग जहां तक महसूस करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो किसी भूमिका में नहीं है। सर आखिर में चलते चलते, क्योंकि अग्निवीर स्कीम की बात चल रही थी, आखिर में चलते चलते आपसे एक सवाल, ये बड़ा गंभीर सवाल है सर, इस पे ज़रा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और वो ये है कि जहाँ तक अग्निवीर स्कीम का प्रश्न है, अग्निवीर स्कीम की वजह से आज की तारीख में हमारी जो वी हैव अराउंड 8 और 9 गोरखा रेजिमेंट्स, 8 के 9 गोरखा रेजिमेंट हैं। इट्स सैम मानेकशॉज रेजिमेंट सर, इंक्लूडिंग जनरल हरबख्श's रेजिमेंट। वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। गुरखाज आर नॉट बीइंग रिक्रूटेड इनटू द इंडियन आर्मी एनी मोर। और सुनने में यह आया है, बड़ी अलार्मिंग, बहुत ही शॉकिंग खबर है कि अब हो सकता है कि गुरखाज माइट ज्वाइन द चाइनीज आर्मी। चीन की फौज में शायद गुरखा शामिल हो जाएं। सर इस विषय के ऊपर सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और इस अग्निवीर स्कीम को लेकर के जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हिंदुस्तान का, अभी नहीं 3 के 4 साल के बाद। आपने तो एक बात कही ना कि वो आधुनिक हथियार जो हैं वो सीख लेगा बच्चा, उसके बाद क्या करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आवर गुरखास the vacancies are not being filled up in all our Gurkha regiments. मनीष सिंह जी क्या कहेंगे इसके बारे में? सर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तभी से सेना के अंदर एक अलग अलग तरह की सुगबुगाहट कभी कभी सुनने को मिलती रही है। और वो सुगबुगाहट धीरे 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 अब वो एक चिंगारी का जो रूप था वो अब आग बनने की स्थिति में पहुंच चुका है। हमारी जो तकरीबन 27 पार्टियों ने जब इंडिया गठबंधन का निर्माण किया तो सबसे पहले हम लोगों ने सीमा की सुरक्षा पर पहले हम लोगों ने ध्यान दिया, भारत की अर्थव्यवस्था पर हमने ध्यान दिया, और उसके बाद से हमने सोचा कि कैसे हम इनको बेहतर करेंगे और कैसे बचाएंगे। उसी में ये परिणाम निकल करके आया कि हमको सबसे पहले भारत के युवाओं को सरकारी नौकरी में लाना पड़ेगा, पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा, और तीसरी चीज, सबसे जो महत्वपूर्ण बात तीसरी चीज कही गई है, हम अग्निवीर को जैसे ही सत्ता में आएंगे पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जो सर सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि परिचर्चा का यह अंतिम चरण है, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं सर कि भारत का जो स्वर्णिम युग है ना वो 4 जून के बाद आने जा रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों को जो इंडिया गठबंधन है वो एक नए स्वरूप के साथ, चूंकि आप लोग तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग खुद इस चीज को महसूस करते होंगे सर कि जो एक फ्रीडम था आप लोगों के लाइफ में, वो फ्रीडम धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करते करते सिकुड़ते सिकुड़ते कहां तक पहुंचा दिया है कि अब तो हालत ये है। सर आज एक चैनल पे बैठा था मैं, तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक उसकी टाइमिंग थी। सर आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे 2 घंटे में मात्र 2 मेरे रिएक्शन लिए गए। अब आप सोचिए, बड़ा चैनल था, नेशनल चैनल था, मुझे और 8 रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए गए और 2 रिएक्शन मेरे लिए गए। अब आप सोचिए सर कि मुझे क्या महसूस होता होगा जब मेरे जैसा ही, तो लोग ये सोचते हैं कि हमको दबा देंगे, मतलब विपक्ष को हमको दबाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे मन में और गुस्सा पैदा होगा, और ये गुस्सा एक दिन ऐसा निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल ही नहीं करेगा, बहुत लंबे समय तक के रसातल में गाड़ देगा। सर मैं आपको फिर बता रहा हूं, देयर आर 7 गुरखा रेजिमेंट्स, 39 बटालियंस, और उसमें अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है सर। और वो सारी जो फसल है नए गोरखा सोल्जर्स की, very seriously the government of Nepal is about to sign an MOU with the Chinese government. Chinese government के साथ अगर उनका MOU साइन हो गया, we will be in real trouble. अभी तक ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वैसे अजीत डोभाल साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, इस तरफ क्यों नहीं देख रहे, मेरी समझ के बाहर है। इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मनीष सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हमारी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
नमस्कार। आपका आशीर्वाद बना रहे सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। Well, I hope to God they actually change this Agniveer business and so on and so forth. And I hope the government does it, whichever party comes to power. I think Modi is coming back to power. I hope they do it because it's going to lead to a horrible situation. I hope somebody wakes up to that fact. And if I know, especially when you are training, you're increasing your weaponry. आप वेपनरी पर बहुत ध्यान रहे हो, मिसाइल्स बना रहे हो, लेटेस्ट गन्स बना रहे हो, आप यू आर इन्वेस्टिंग सो ह्यूज इनटू आर्मामेंट्स. और ऐसे वक्त पर लास्ट टाइम आई रिमेंबर लेफ्टिनेंट जनरल हून व्हेन ही वाज अलाइव वी टॉक टू यू, ही सेड अराउंड 30,000 posts lying vacant. 30,000 lying vacant. Yes, 30,000. So these are people who command the soldiers in the battlefield. If they are not there, you got trouble. You are in real trouble. What's the use of having the latest weapons when you don't have the manpower to use them? I think stands to reason, right? And Pradeep ji, it's going to be a really alarming situation if the Gurkhas from Nepal start to join the People's Liberation Army, otherwise known as the Chinese Army. What you going to do at that time? Right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को. आपने घंटी तो सुनी ली होगी, घंटी की आवाज़. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब आप ज़रूर करें. और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है यार? आप भी तो अपनी कमेंट्स भेजें. आपको क्या लग रहा है मोदी जी कितनी सीट लेकर के आएंगे? 400 पार, 300 पार, 200 पार, 250 पार, 450 पार, 500 पार? आप बताइए. I really would love to know what you think. That's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.